नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और इजराइल के बीच महत्वपूर्ण खनिज, मत्स्य पालन, कृषि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर हुआ समझौता। जल्द ही मुक्त व्यापार समझौते को भी देंगे अंतिम रूप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती किसानी को विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ले जाने के लिए किए कई बड़े कृषि सुधारों का ऐलान। कहा, यदि कोई एजेंसी या राज्य सरकार रोकेगी किसानों का भुगतान तो उसे देना पड़ेगा 12% ब्याज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे में बड़ी उपलब्धि। यामानाशी प्री फैक्चर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पर हुआ ऐतिहासिक समझौता। योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन हाइड्रोजन को बताया भविष्य की ऊर्जा। कहा, यह नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में है अहम कदम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने निफ्टम कुंडली में अन्वेष 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 25 से अधिक देशों के विशेषज्ञ, शोधकर्ता, निर्यातक और उद्यमी ले रहे हैं भाग। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर हस्ताक्षर किए। इसमें प्रमुख रूप से सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, नवाचार और विज्ञान, मत्स्य पालन और कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की बैठक में दोनों देशों ने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत और इजराइल जल्द ही पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे। पीएम मोदी ने तकनीक को भावी साझेदारी का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे एआई, क्वांटम और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गति मिलेगी। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का केंद्र है। आज हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। मुझे खुशी है कि इजराइल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI पूसा में आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती किसानी को विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ले जाने के लिए कई बड़े कृषि सुधारों का ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि अब किसानों का पैसा रोकने की पुरानी व्यवस्था नहीं चलेगी। MSP भुगतान, KCC लोन, पेस्टिसाइड लाइसेंस और कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका तक हर स्तर पर पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही तय की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बकाया भुगतान में देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि कोई एजेंसी या राज्य सरकार किसानों का भुगतान रोकेगी तो उसे 12% ब्याज देना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी ओर से भुगतान में देरी नहीं करेगी। यदि राज्यों की ओर से विलंब होता है तो केंद्र का हिस्सा सीधे किसानों के खातों में भेजने के विकल्प पर भी काम किया जा रहा है। एमएसपी पर खरीद की मौजूदा 3 महीने की समय सीमा को अव्यावहारिक बताते हुए मंत्री ने कहा कि किसान इतनी लंबी अवधि तक फसल रोक कर नहीं रख सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों के साथ समन्वय कर अधिकतम 1 महीने के भीतर एमएसपी खरीदी पूरी करने की व्यवस्था बनाई जाए। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टम कुंडली में उभरते और बेहतर स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों के लिए उन्नत अगली पीढ़ी की परिकल्पना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अन्वेष 2026 का गुरुवार को उद्घाटन किया गया। 3 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 25 से अधिक देशों के विशेषज्ञ, शोधकर्ता, उद्योग प्रतिनिधि, निर्यातक, उद्यमी और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 1 अरब 40 करोड़ लोगों के देश के लिए प्रौद्योगिकी आधारित विकास अति आवश्यक है। गांवों और शहरों के बीच की खाई को पाटने के लिए नवाचारों, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को ग्रामीणों और क्षेत्रों और किसानों तक पहुंचाना होगा। श्री पासवान ने कहा कि भारत में उत्पादन की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद मूल्यवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे में निवेश और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में अहम उपलब्धि हासिल हुई है। प्रदेश सरकार और जापान के यामानाशी प्रीफ्रेक्चर के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के तकनीकी संस्थानों के छात्रों को जापान में उन्नत प्रशिक्षण मिलेगा और वहां विकसित तकनीक को प्रदेश की इंडस्ट्री, सार्वजनिक परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने प्रशासन को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव मॉडल से बदलकर निवेश को नई गति दी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमने अपनी उत्तर प्रदेश की नीतियों को रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव बनाया है और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में, वहां की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा बताते हुए कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जापान प्रवास के दौरान उन्होंने अत्याधुनिक हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र का दौरा भी किया और पावर टू गैस प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझा। उन्होंने रोबोटिक्स को भविष्य की प्रमुख तकनीक बताते हुए प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा दोहराई और भारत जापान सहयोग को नई ऊंचाई देने का भरोसा जताया। भारत और जापान के संबंधों को ये दोनों महत्वपूर्ण प्रांत मिलकर के एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में रोबोटिक के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है कि इस दिशा में हम उस सोच को और आगे बढ़ाएंगे जो आज की आवश्यकता है। कृषि में एआई तकनीक से ग्रामीण भारत खूब सशक्त हो रहा है। राजस्थान के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीक का प्रयोग कर किसानों को मजबूत बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। देखिए जयपुर से खास रिपोर्ट। दिल्ली में संपन्न एआई समिट में जिस डिजिटल भविष्य पर चर्चा हुई, उसकी सबसे ठोस झलक ग्रामीण भारत में भी देखी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांवों और खेतों तक पहुंच चुका है। जयपुर के जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीक का प्रयोग कर किसानों को सशक्त बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। साथ ही कृषि में एआई का उपयोग फसल कटाई, स्वास्थ्य निगरानी, कीट नियंत्रण और कमी का पता लगाने के लिए भी किया जा रहा है। एआई अत्याधुनिक तकनीकों को क्षेत्र में लाकर कृषि क्षेत्र को अधिक अनुकूलनीय बना रहा है।
एआई जो है वो काफी क्षेत्रों में, अभी आप देख रहे हैं कि वो काफी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, तो एग्रीकल्चर भी पीछे नहीं है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखें तो खास करके जो अभी जो किसानों को समस्या आ रही है कि कल कल गर्मी होगी तो क्या करें, परसों ठंडी होगी तो क्या करें, इसको ध्यान में रखते हुए एआई बेस्ड प्रणाली जो है वो स्थापित की जाएंगी और इससे किसानों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा कि वो अपने मौसम के हिसाब से कैसे उसको अच्छा से अच्छा अपना उत्पादन दे पाए, इसकी जानकारी उनको एआई के माध्यम से मिल पाएगी। एआई आधारित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर फसल प्रबंधन, लागत में कमी और संभावित हानि को घटाने के रूप में सामने आ रहा है। एआई आधारित फार्म लैब का कंट्रोल रूम में सिंचाई व कृषि गतिविधियों की निगरानी के लिए जंक्शन के रूप में कार्य करता है। एआई के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अध्ययन कर रहे युवाओं व शोधार्थियों को एआई आधारित एग्री ड्रोन प्रणाली पर ट्रेनिंग दी जा रही है। एआई ड्रोन फसलों की सिंचाई, उर्वरक छिड़काव, फसलों में रोग कीट प्रबंधन में बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। राजस्थान हमारा उष्ण कटिबंधीय और सेमी एरिड कंडीशन क्षेत्र में आता है और यहाँ पे एआई और आईओटी और ड्रोन कई उपयोगिताओं के बारे में अगर जैसे मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है, भूमि की जो उर्वरता क्षमता है वो बहुत कम है और इसकी जो संभावनाएं भी होती हैं वो भी बहुत कम है। तो इसमें ड्रोन एक महत्वपूर्ण इसमें भाग निभा सकता है कि भाई ड्रोन से मान लीजिए कि अगर हमारे पास में 10 लीटर का एक टैंक है और ड्रोन में लगा हुआ है तो हम एग्रीबोट को इसमें से 1 एकड़ में लगभग वो 15 से 20 मिनट तक अगर उड़ा दें तो उस 1 एकड़ जमीन को हम बचा सकते हैं। कुल मिलाकर एआई के जरिए किसानों को बेहतर आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे विकसित भारत की संकल्पना विकसित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने 25 लाख टन गेहूं निर्यात की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महानिदेशालय विदेशी व्यापार ने स्पष्ट किया है कि गेहूं के निर्यात नीति अभी भी प्रतिबंधित श्रेणी में रहेगी। वहीं 25 लाख टन गेहूं निर्यात की विशेष अनुमति दी गई है। सरकार ने गेहूं के आटे और उससे जुड़े उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को भी यथावत रखा है, लेकिन अतिरिक्त 5 लाख टन आटा और संबंधित उत्पादों के निर्यात को मंजूरी दी है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुमति के आधार पर होने वाला निर्यात पहले की तरह जारी रहेगा। यह अनुमति 25 लाख टन की सीमा के अतिरिक्त होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात पर लगभग 4 साल के प्रतिबंध के बाद 13 फरवरी को 25 लाख टन गेहूं के निर्यात की घोषणा की थी। खाद्य मंत्रालय के अनुसार यह फैसला मौजूदा उपलब्धता और कीमतों की स्थिति को देखते हुए लिया गया। किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में अब बांस की खेती को केवल पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि एक आधुनिक उद्योग के रूप में विकसित किया जाएगा। मीठापुर स्थित कृषि भवन में आयोजित बिहार बांस अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि किसानों को बांस की खेती के लिए न केवल उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि उन्हें आधुनिक उपकरण और बेहतर बाजार भी उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि बांस से बने उत्पाद किसानों और कारीगरों को अच्छा मूल्य दिलाने की क्षमता रखते हैं। राज्य में बांस उत्पादन के लिए प्राथमिक जिलों का चयन किया जाएगा। वहां नर्सरी, प्रसंस्करण और मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था की जाएगी। बिहार अब कच्चा माल देने वाला राज्य नहीं रहेगा। यहाँ से बांस की बनी वस्तुएं जैसे सोफा, खिलौने, घरेलू जरूरत की चीजें आदि का निर्यात किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जमीन से 200 मीटर नीचे SECL का गेवरा प्रोजेक्ट महज एक खदान नहीं है बल्कि भारत की आर्थिक संप्रभुता का केंद्र बन चुका है। 95% ब्लास्ट फ्री तकनीक और 75 मिलियन टन सालाना उत्पादन का लक्ष्य ये महज आंकड़े नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग पावर बनने की ओर देश का संकल्प है। धरती के सीने को चीरकर गहरे अंधकार के गर्त में इंसान के अटूट संकल्प और मशीनों के पराक्रम का संगम होता है। यह सिर्फ 200 मीटर गहरा गड्ढा नहीं, यह रोशनी का वह खजाना है जिसे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के जाबाज हर दिन तराशते हैं। मिट्टी के नीचे छिपी इस काली संपदा को ऊर्जा में बदलना
किसी तपस्या से कम नहीं। गेवरा का यह विशाल कोयला भंडार आज भारत की प्रगति की नींव बन चुका है। SECL एक ऐसा नाम जिसने खनन की परिभाषा बदली। पारंपरिक ब्लास्टिंग की जगह अत्याधुनिक सरफेस माइनर का उपयोग होता है। लगभग 95% खनन ब्लास्ट फ्री है, जिससे आसपास के पर्यावरण और बस्तियों को कंपन और धूल से सुरक्षा मिलती है। अभी हम दुनिया के दूसरे पायदान पर हैं, लेकिन संकल्प है कि 9.3 किलोमीटर फैला गेवरा आने वाले वित्तीय वर्ष में 63 मिलियन टन उत्पादन कर विश्व का नंबर 1 ओपन कास्ट कोयला खादान बनेगा। गेवरा मेगा माइन को 70 मिलियन टन की परियोजना स्वीकृति मिल चुकी है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। ये माइन हमारी 56 मिलियन टन प्रोडक्शन कर रही है और नेक्स्ट ईयर वी हैव ए टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 63 मिलियन टन्स एंड विद दिस 63 मिलियन टन्स वी विल बी द लार्जेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ मेक इन इंडिया का सपना हकीकत में बदल रहा है। 7 राज्यों के बिजली घरों की धड़कन बना यह प्रोजेक्ट अपनी 3631.54 करोड़ के शुद्ध लाभ की सफलता से दुनिया को अचंभित कर रहा है। लेकिन यह विकास अंधा नहीं है। SECL की रगों में प्रकृति के प्रति संवेदना भी बहती है। जहां से कोयला निकला, वहां 46 लाख से ज्यादा पेड़ों का सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी से प्रदूषण को मात दी और ईंधन की हर बूंद बचाई। 2,25,000 टन दिल्ली का भी प्रोडक्शन चल रहा है, जो अभी आने वाले समय में 2,80,000 तक इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हम 2,25,000 में डेली हम लोग 50,000 कोयला NTPC को दे रहे हैं रेल के माध्यम से, और 17 से 20 रैक, कभी कभी 20,000 मतलब 80,000 के आसपास हम रेल के द्वारा डिफरेंट कंज्यूमर्स को 7 स्टेट्स में जाता है। गेवरा प्रोजेक्ट सिर्फ एक खदान नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ है। छत्तीसगढ़ के कोबरा जिले में स्थित यह प्रोजेक्ट साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। SECL का यह प्रोजेक्ट हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। तो SECL ने गेवरा प्रोजेक्ट को विश्व के सबसे बड़े ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट बनाने को लेकर के अपनी तमाम कोशिशें जो हैं वो जारी रखी हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तमाम जो तकनीकें हैं उसका प्रयोग भी किया जा रहा है। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया तेज हो गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अब तक राज्य के 4,42,288 किसानों ने अपना पंजीयन करा लिया है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे 7 मार्च 2026 की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करा लें। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक है। सरकार का कहना है कि बढ़ोतरी किसानों को बेहतर लाभ दिलाने के उद्देश्य से की गई है। और नेपाल की काठमांडू घाटी में फल्गन होली उत्सव की पारंपरिक शुरुआत हो गई है। राजधानी के ऐतिहासिक बसंतपुर दरबार स्क्वायर में रंग बिरंगे झंडों से सजे 3 मंजिला बांस के चीड़ को स्थापित कर इस पर्व का शुभारंभ किया गया। नेपाली पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन चीड़ स्थापित करने की परंपरा निभाई जाती है। इस अवसर पर मयाल रोक पेड़ों की डालियों पर रंग बिरंगे कपड़े बांधे जाते हैं। चीड़ को बसंतपुर दरबार स्क्वायर में गद्दी बैठक के दक्षिण और जीवित देवी कुमारी घर के मंदिर के सामने खड़ा किया जाता है। श्रद्धालु होलिका दहन तक चीड़ के खंभे पर गुलाल और गोबर के उपले अर्पित कर पारंपरिक रस्में निभाते हैं। पूर्णिमा की रात टुंडी खेल में होलिका दहन के साथ फाल्गुन उत्सव संपन्न होता है, जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान लोग रंगों के साथ ख्याली, टप्पर, बसंत राग गाकर, नृत्य कर और एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर इस पर्व को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाते हैं। आज रंगभरी एकादशी के साथ ही ब्रिज में होली के उत्सव की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। बरसाना और नंदगांव की गलियों में आज पारंपरिक लठमार होली की अनोखी छटा देखने को मिली।
और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा के किसान धान के खेतों में जल स्तर 2 से 5 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए इनकी समयानुसार सिंचाई करें। ओडिशा में ही किसान फलों की अच्छी पैदावार के लिए हल्की और आवश्यकतानुसार सिंचाई जरूर करें। यहाँ के किसान तिलहन फसलों को कीटों से बचाने के उपाय भी कर लें। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में किसान संतरे के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। वहीं यहाँ सरसों की खेती कर रहे किसान सरसों के दाने पकने की अवस्था में सिंचाई फिलहाल कम कर दें ताकि इनके बीजों की गुणवत्ता बनी रहे। पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले इलाकों के किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई का काम कर लें। साथ ही इन्हें फफूंद से बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भंडारित भी कर लें। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाकों में किसान धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। वहीं यहाँ के नए जलोढ़ इलाकों के किसान बोरो धान की बुवाई के लिए जमीन तैयार कर लें। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई भी कर लें। वहीं झारखंड के किसान सरसों की फसलों की हल्की सिंचाई कर लें। यहाँ पर मक्का की खेती कर रहे किसान मक्के की फसल में घुटने तक लंबाई होने पर सिंचाई के बाद 26 किलो यूरिया प्रति एकड़ में डालें ताकि मक्के की पैदावार अच्छी हो। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में सरहदी जिले जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 में हिस्सा लिया। उन्होंने पहली बार स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड से उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद किया और शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए उनके योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार एवं वित्त विषय पर वर्चुअली संबोधन किया। इस संबोधन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और वित्तीय वर्ष की संरचना को मजबूत करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने पौधारोपण भी किया। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और भी अधिक गहरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जेएनयू छात्र संघ ने यूजीसी नियमों को लागू करने की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। छात्र संघ ने कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च का आह्वान किया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने मार्च को रोक दिया। पश्चिम बंगाल में सिर को लेकर चल रहा विवाद अब महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थिति को लेकर नए मोड़ पर पहुंच गया है। बैठक में पूर्व मुख्य सचिव मनोज पंत की उपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।